अपने प्रोग्राम मैं शरीफ के साथ हाजिर खिदमत है। आपको याद है डॉक्टर शाहिद कुरैशी के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू और तारीखी और रात पलटे और बहुत अच्छी इनपुट आई आप लोगों की और डिमांड थी कि इनसे कम से कम हफ्ते में 2 दफा का तो में कम से कम 1 दफा जरूर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। उसके बड़े अच्छे पहलू सामने आए, चूंकि ये तारीख का हिस्सा बन रहा है, ये चीजें तारीख के हिस्से में याद रखी जाएंगी, इस तरह से डिस्कशन हो नहीं सकी। और अब यहाँ आपके सामने जब पोजीशन रख रहे हैं, हम उसी से वहीं से शुरू करेंगे जब मामला कि नमाज जफरुल्लाह ने हजरत कायदम रहमतुल्लाह अलैह की क्यों नहीं पढ़ी नमाज जनाजा। हमसे चूंकि बात वहीं से हमारा मुनक़ता हुआ था, बात हजरा वहां से शुरू करेंगे और फिर हम जिन लोगों का रोल था पाकिस्तान में, अगर यूरेनियम आना चाह रही थी फ्रांस के सदर के कॉन्टेक्स्ट में, डेगॉल के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा हमारा वो इशू रहेगा। जी डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, जरा आप वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे और बता सकेंगे कि ये साजिश और न समझ तो आ रही है साजिशें, तो ये जो कि आज के तनाजुर में ये समझना जरूरी है कि साजिशें आज से नहीं थी, ये पाकिस्तान के बनने से कबल से चल रही आ रही थी और हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये उनकी जो खोटे सिक्कों वाली बातें थी और वो जो कही गई थी वो हकायक पर मबनी थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। और हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था हज़रत सिद्दीक साहब के साथ, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे दोस्तों ने फॉरवर्ड किए जो कि पूछे गए थे कमेंट बॉक्सेस के अंदर। तो उनमें एक जो सवाल ये पूछा गया कि ज़फ़रुल्लाह खान ने कायद आज़म अलैह रहमत की जो नमाज जनाजा वो क्यों नहीं पढ़ी। तो उसका जवाब ये है कि जो जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक था, कादियानी ग्रुप से जिसके साथ उनका ताल्लुक था, उस ग्रुप के जो सेकंड खलीफा है उन्होंने मना किया है अपने फॉलोअर्स को कि आपने नॉन अहमदीज के साथ किसी किस्म का आपने राब्ता नहीं रखना, आपने ना उनके साथ कोई रिश्तेदारी करनी है, कोई बेटियां देनी है, ना बेटे बयाने हैं, ना आपने उनके जनाजों में जाना है, ना उनके आपने किसी तरह का भी सोशल कांटेक्ट रखना है। तो फिर सवाल फॉलोअप उनसे पूछा गया उनके सेकंड खलीफा से कि हम इनके साथ कैसे राब्ता रख सकते हैं, यानी हमसे मुराद के जो लोग उनके कादियानी नहीं है, जो नॉन अहमदीज है। तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में वो काफिरों के साथ इंटरेक्शन रखते थे। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट था उसका कि और मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है कि एक माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और वो झूठ बोलते हैं इस बात के ऊपर कि हमारे साथ पाकिस्तान में बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और ये मामला मैंने ह्यूमन राइट्स वॉच और वेरियस एम्बेसडर्स के साथ भी उठाया है कि जनाब इनके तो अपने जो इनकी जो अपनी बुक्स हैं, अपनी जो राइटिंग है, उसमें तो ये लिखा हुआ है, ये तो हमें नहीं मानते, बजाय इसके कि हम इनको ना माने। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1995 में मैंने एज ए नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट जो है वो इनके जो इनके जो खलीफा थे मिर्जा ताहिर, उनसे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी यहाँ लंदन, तो मैं उनसे मिला उसके अंदर और मैंने उनसे सवाल भी पूछा था और वेरी काइंडली ही आंसर्ड इट द वे ही थॉट। उसको कभी कभी दिखाते हैं अपने टीवी चैनल के ऊपर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहरहाल आई हैड मेट हिम फेस टू फेस around 1995 and I attended as a non-Muslim journalist क्योंकि वो एक नॉन मुस्लिम्स के लिए प्रोग्राम था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें कि ये जो ज़फ़रुल्लाह खान था, इसके बारे में एक ये चीज सामने आई कि जब कायद आज़म आपने नमाज के बारे में पहले नहीं बताया। अच्छा, वही बता रहे हैं आप? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि उसको चूंकि मना किया ना उनके सेकंड खलीफा ने कि आपने नॉन अहमदीज की नमाज में हिस्सा नहीं लेना। इसी तरह यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि जब रहमान मलिक साहब के जब ससुर फौत हुए लंदन में, तो उन्होंने भी बाकी लोगों को किसी को नहीं आने दिया उस जनाजे के अंदर, ना मीडिया को तस्वीरें उतारने के लिए उनको इजाजत दी। तो इसी तरह मिर्जा ताहिर जब यहाँ मर गया यहाँ लंदन में, तो
उन्होंने अल्ताफ हुसैन उसका बड़ा फॉलोअर था, लेकिन उन्होंने अल्ताफ हुसैन को भी नहीं इनवाइट किया जनाजे के अंदर। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो यानी कायद आज़म का नवाज़े जनाजा ना पढ़ने की ये वजह थी, और उसने खुद कहा कि आप यूं समझ लें कि एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, या एक मुसलमान ने गैर मुस्लिम की नमाज, ये उसका कोट एंड कोट जो है वो सामने है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बात हमें, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, कुछ पुराने आर्टिकल्स लिखे हुए देख रहा था कि जफरुल्लाह खान की जो अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट के जज के तौर पे, वो कैसे हो गई। तो जब पता किया हमने तो वो ये पता चला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था कि उसकी अपॉइंटमेंट होगी इंटरनेशनल कोर्ट के ऑफ जस्टिस की एज ए जज। तो जब उन्होंने थोड़ा सा डिक किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो पता चला कि वो तो उसकी जो रिकमेंडेशन थी नाम की, वो तो अमेरिका से आई थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने उसका नाम रिकमेंड किया था एज ए अपॉइंटमेंट एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज जस्टिस का, द हेग का उसको जज बनाया गया था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है सारा। उस जमाने में चूंकि मुल्क नया नया बना हुआ था, यही लोग होशियार चलाक थे, अंग्रेजों ने इनको पाला पोसा हुआ था, तो यही मुल्क चला रहे थे उस वक्त सारा। और इनका जो लीडर था, उसने तो खुद लिखा है गवर्नर को, पंजाब को उसने लेटर लिखा ब्रिटिश गवर्नर को कि मैं तो आपका खुद साख्ता पौधा हूँ, और मेरे फॉलोअर्स के साथ आप स्पेशल जो है वो सलूक करें। और ये सारी हिस्ट्री की बातें हैं। मैं आपके पास 1919 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी ले आऊंगा, मेरे पास वो भी पड़ी हुई है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट किया था इस ग्रुप के बारे में, और खिलाफत मूवमेंट में इनका क्या रोल था, क्यों ये तुर्की के खिलाफ थे, और ये सारा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। जो सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा, जो एक बहुत बड़े आपकी वकला कम्युनिटी के बहुत बड़े लीगल लॉर्ड थे, लीगल उसको हम कहते हैं, उन्होंने ये लिखा कि जुल्फ़िकार अली, ये जो अयूब खान थे, जब इनकी मुलाकात हुई डिगाल के साथ, फ्रांस के सदर के साथ, तो फ्रांस के सदर ने ये कहा अयूब खान को कि हम आपको पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना के देते हैं, हम आपको न्यूक्लियर प्लांट बना के देंगे और फुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे अगर आप हमें अपने नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में यूरेनियम माइनिंग की इजाजत दे दें। उसमें से जो 50% माइन यूरेनियम होगा वो आप रख लेना, और 50% हम रख लें। दैट वाज अ वेरी गुड ऑफर। और उसको जो है बाद में जब उसको ये जो एम अहमद था, इसने अयूब खान, ये चूंकि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन था और बड़ा तुर्रम खां एडवाइजर था, तो इसने ये कहा अयूब खान को कि जनाब, हमें इतनी महंगी टेक्नोलॉजी लेने की क्या जरूरत है, हम तो बिल्कुल ऐसे ही, और इस हमें और हमारे आवर फ्रेंड्स विल नॉट बी वेरी हैप्पी। इसमें जो आवर फ्रेंड्स का नाम है ना, इसका मतलब है अमेरिका, कि अमेरिका खुश नहीं होगा। और आपने बाद में देखा कि जो फ्रांस के साथ रीप्रोसेसिंग प्लांट का जो मामला था, उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत अमेरिका ने की। फ्रांस जो था वो उस मुआहदे से पीछे हट गया फिर बाद में, और फिर वो सारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल होना शुरू हुआ बाद में, जो आपके सामने ही है। ये सारा जो ये आप फ्रांस के सदर डिगाल के दौर की बात कर रहे हैं ना गालिबन? जी, फ्रांस के सदर डेगॉल की जब अयूब खान से मुलाकात हुई, ये उसकी बात कर। बिल्कुल सही। और मैंने जो आपको एक आर्टिकल ऑलरेडी भेजा 2016 में, लिखा था कि व्हेन एजेंट्स रूल्ड पाकिस्तान, उसमें ये बकायदा इसकी सारी कोटेशन और साइटेशन मौजूद है। और एक बात मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमारा काम, जर्नलिस्टों का काम वाकई का रिपोर्ट करना होता है, हम क्रिएट नहीं करते। तो अगर आपके उसमें वो फिट नहीं आ रहा, या आपको इल्म नहीं है कि आपके किसी लीडर ने कोई इस तरह की बात की है, तो उसमें हमें ब्लेम ना करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर। हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस मामले को। तो ये था जो अयूब खान का और इसका जो मामला चला। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। वो ये था कि ये जो अयूब खान से पहले जो सिकंदर मिर्जा थे, पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो अपना सेकंड, बाद में जो गवर्नर जनरल बने कायद आज़म के बाद, वो पहले पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो जब वो डिफेंस सेक्रेटरी बने, तो उस वक्त ईरान का जो मिलिट्री ताशी था पाकिस्तान के अंदर, चूंकि दारुल हुकूमत कराची होता था उस वक्त, इस्लामाबाद अभी नहीं बना था, तो ईरान का जो मिलिट्री अताशी था, उसका नाम था कर्नल इफ़गामी।
कर्नल अफगामी की जो बीवी थी नाहिद अफगामी, उसने सिकंदर मिर्जा को हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जब कोई औरत जो है वो किसी लीडर को फंसाने के लिए जो है ना वो अपना मकासद हासिल कर, ये इंटेलिजेंस की एक टर्म है जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर। तो उसने इसको हनी ट्रैप किया सिकंदर मिर्जा को, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस था। तो अब पूरी दुनिया में जो लोग डिप्लोमेटिक कवर करते हैं उनको ये पता है कि जितने डिफेंस अताशीज होते हैं पूरे दुनिया के जो मुल्कों में जाते हैं, वो अपनी मुल्क की जो प्रीमियर एजेंसी होती है उसको रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। यानी जैसे पाकिस्तान का जो यहाँ पे अताशी होगा वो ISI को रिपोर्ट कर रहा होगा, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो जो नाहिद अफगामी थी वो कर्नल अफगामी की बीवी थी। उसने उसकी, ये तो नहीं हो सकता कि उसने उसकी मर्जी के बगैर ये सारा स्टिंग ऑपरेशन किया और सिकंदर मिर्जा को उसने हनी ट्रैप किया, फिर उसकी सिकंदर मिर्जा से उसकी शादी हो गई और 6 महीने के अंदर अंदर वो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बन गई। ये दुनिया की एस्पियोनाज का एक वाहिद ऐसा वाकया है कि ऐसा हुआ। मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर किसी के इल्म में हो तो प्लीज वो उसको जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिखें। तो नाहिद अफगामी जब पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बन गई तो जो सिकंदर मिर्जा का जो बेटा था उसकी शादी जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर था उसकी बेटी से हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब सिकंदर मिर्जा की बीवी ने जो नाहिद अफगामी जो है अब वो नाहिद सिकंदर मिर्जा बन गई। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी कजन जो है, उसकी कजन भला कौन है, पूछे जरा कौन है उसकी कजन थी बेगम नुसरत इस्फहानी जो बेनजीर साहबा की वालदा है। नुसरत इस्फहानी भट्टो जी, नुसरत भट्टो जो थी उन्होंने नाहिद इस्फहानी ने नुसरत भुट्टो की जुल्फकार अली भुट्टो से दूसरी शादी करवा दी। और उस दूसरी शादी का जो मेन गवाह है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका नाम था अर्दशेर कावस जी, जो कि पाकिस्तान में अमेरिका का एक टॉप एजेंट गिना जाता था और बड़ा उसका बड़ा नाम है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बड़े काम किए, बड़े जजों से ताल्लुकात उनके। जी जी जी, ये सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ही होते हैं। अच्छा खैर, वो जो थे कावस जी जो थे वो भुट्टो की शादी करवाने में वो पेश थे और वो गवाह भी थे उसकी शादी के, जबकि भुट्टो की जो फर्स्ट वाइफ थी वो तो घर में मौजूद थी लाड़काने के अंदर, उनके घर के अंदर उस वक्त, लेकिन ये दूसरी शादी हो गई। तो उसने जुल्फकार अली भुट्टो को नुसरत नाहिद अफगामी ने उसको एक्सेस दे दी। अब सवाल ये होता है कि जब अयूब खान में हमने जो आर्टिकल, इसमें आप इस आर्टिकल के अंदर आपको एक आर्टिकल मिलेगा द इरानियन इंटेलिजेंस हनी ट्रैप पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, तो उसमें आप तस्वीर देखेंगे जिसमें अयूब खान नाहिद अफगामी को सलूट कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब वाकयात है कि फॉरेन गवर्नमेंट, एक फॉरेन मिलिट्री अताशी की बीवी पाकिस्तान के सदर की बेगम बन गई, पाकिस्तान के डिफेंस अताशी को उसने बसाया, फिर वो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बन गई एक 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर, और फिर जो है वो हमारा आर्मी चीफ जो है अयूब खान वो उसको सलूट कर रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब ये अयूब खान ने जब इसको एग्जाइल किया सिकंदर मिर्जा को लंदन में, तो जब इसका इंतकाल हुआ तो यहाँ इस इंतकाल से पहले इसको यहाँ पे एक जेंटलमैन क्लब का मैनेजर लगा। यानी ये कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो सदर और वजीर आजम है, जैसे जनरल मुशर्रफ है, वो भी यहाँ पे 2 बेडरूम के एक फ्लैट में रहता रहा। शर्म की बात है, आपको पाकिस्तान ने इतना बड़ा ओहदा दिया, आप यहाँ पे एजवे रोड पे आपके 2 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं। यही हाल नवाज शरीफ का कि आप 25,000 कनाल का घर है आपका जाती उमरा में, उसको छोड़ के आप एक पार्क लेन के छोटे से फ्लैट में आप रह रहे हैं। छोटा सा फ्लैट है ना, 25,000 कनाल के मुकाबले में तो ये छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब सिकंदर मिर्जा जो था उसका इंतकाल हो गया तो पाकिस्तान ने उसकी जो बॉडी है उसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर है इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट होगी कि सिकंदर मिर्जा किसके लिए काम कर रहा था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिकंदर मिर्जा असल में था कौन। सिकंदर मिर्जा जो था वो मीर जाफर का परपोता था। बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है ये वाली तो।
ये मेरे नॉलेज में नहीं है, हमारे नाज़रीन के नॉलेज में भी नहीं है। तो था वो मीर जाफर का पड़पोता था, और इसके बेटे का भी रिसेंटली इसी हफ्ते के अंदर न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है, जो उसका जो जो अमेरिका में जो रहता था, उसका सिकंदर मिर्जा का जो बेटा था, ही डाइड एट द एज ऑफ 90। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे चलते, तो जब जब उसकी इंतकाल हो गया सिकंदर मिर्जा का, तो पाकिस्तान ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि शाह ऑफ ईरान ने ईरानी एयरफोर्स का C-130 भेजा उसकी बॉडी को वसूल करने के लिए, और फिर उसको ईरान में स्टेट फ्यूनरल दिया गया। जैसे आपका कोई टॉप एजेंट अगर हो किसी दूसरे मुल्क में, और आप उसको, या कोई गैर मुल्की अगर आपका टॉप एजेंट हो, तो आप उसको स्टेट फ्यूनरल दे के फेयरवेल करते हैं। एक आम आदमी को तो स्टेट फ्यूनरल नहीं मिलता, तो ईरान ने सिकंदर मिर्जा को स्टेट फ्यूनरल दे के दफनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिकंदर मिर्जा ऐसा क्या काम कर रहा था ईरान के लिए कि उसने पाकिस्तान के सदर को स्टेट फ्यूनरल दिया। उसका क्या था, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को क्या उसका क्या लिंक है ईरान के साथ? या उसने जो फिर ये नुसरत इस्फहानी को उसने प्लाट किया, जो बेनज़ीर की वालदा थी, और फिर वो सारा सिलसिला अभी पिछले 40 साल से, यानी पिछले 60 साल से आप अंदाजा लगा लें कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के पावर सर्कल में, वो कितना ज्यादा डीप है, इररिलेवेंट ऑफ कि अभी मुल्लाओं की हुकूमत है ईरान में, और इससे पहले शाह जो था वो लिबरल था, उसकी हुकूमत थी। लेकिन जो हमें समझ में आई उसकी बात ये थी कि जो बलोचिस्तान के अंदर जो ड्रिलिंग थी, पाकिस्तान ने मीनिंगफुल 70 साल में कोई बलोचिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस की कोई ड्रिलिंग ही नहीं की। सही कह रहे हैं। कोई ऑयल एंड गैस की कोई मीनिंगफुल ड्रिलिंग नहीं हुई पूरे 70 साल में। तो ये वो काम था जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है जो सिकंदर मिर्जा ने ईरान के लिए किया। और आपने बाद में भी नोट किया कि अभी भी पिछले 15-20 साल में जब भी कोई किसी गैस पावर प्लांट पे, किसी कुएं पे काम होता, तो एकदम BLA और BRA के लोग आके उस पर हमला करते हैं। और अगर आप उज़ैर बलोच की JIT की रिपोर्ट को सामने रखें, तो वो सामने बात आती है कि उसमें BLA और BRA को सपोर्ट करने में ईरान का भी बहुत बड़ा हाथ था, और है उस पूरे मामले के अंदर। अब मैं थोड़ी सी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव शेयर करता हूँ कि अभी ये 2018 के दिसंबर में हमें ईमेल आई पाकिस्तान हाई कमीशन से। यहाँ के जो एम्बेसडर थे नफीस जिक्रिया साहब, उनकी तरफ से एक ईमेल आई कि जी हमने के एम्बेसडर हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट लेडी नाहिद सिकंदर मिर्जा का इंतकाल हो गया। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझता था कि वो शायद शी इज गॉन ऑलरेडी। तो जब वो ईमेल हमें मिली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और हाई कमिश्नर ने अफसोस का इजहार किया, तो मैंने ढूंढा कि कभी उनके कोई रिश्तेदार मौजूद हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जी उनकी बेटी एक है। अच्छा, ये भी मेरे लिए नई खबर थी, क्योंकि सिकंदर मिर्जा में तो उसकी कोई बेटी बच्चे नहीं थे। मैंने उस औरत को, खातून को फोन किया, उनका नाम सफिया है, सफिया अफगामी, नाइट्स ब्रिज में पाकिस्तान एम्बेसी के करीब ही उनका घर। तो मैंने उनको फोन किया, आई ऑफर्ड माई कंडोलेंसेज लाइक यू नॉर्मली डू, और मैंने बड़ा अफसोस का इजहार किया, और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपके करीब ही रहता हूँ, और मैं उनके फ्यूनरल को अटेंड करना चाहूँगा। अगर आप मुझे बता दें उनका फ्यूनरल कब है, तो आई विल लाइक टू अटेंड। जैसे एक मुसलमान होता है, आपके किसी का जनाजा हो तो आप उसमें जाते हैं। तो उनकी बेटी ने कहा कि अभी हमें और मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान हाई कमीशन आपको सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। उसने कहा जी हाँ जी, पाकिस्तान हाई कमीशन हमारी मदद कर रहा। मुझे नहीं पता कि किस किस्म की मदद कर रहा था पाकिस्तान एम्बेसी जो थी, लेकिन उसने कहा जी मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, फ्यूनरल की डेट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी फौरी तौर पे तो रिलीज नहीं करते। बरतानिया में हॉस्पिटल में कॉर्नर रिपोर्ट जब बॉडी रिलीज करता तो फिर आप फ्यूनरल पे जा सकते हैं। अच्छा, बात आई गई होगी, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैंने भी उनसे रब्ता नहीं किया, बात खत्म हो गई। अब होता क्या है कि मेरी जमीलुद्दीन आली साहब जो यूब खान के सेक्रेटरी थे, उनके बेटे से बात हुई। हाजी जमील उनका नाम है, कराची में रहते हैं, आर्टिस्ट आर्किटेक्ट, ड्रामा में भी काम करते हैं। तो राजू जमील साहब को मैंने फोन किया और उनसे मैंने बुलाया, उनको मैंने ये सारा वाकया बताया। मैंने कहा ऐसे वो जब इंतकाल हुआ नाहिद सिकंदर मिर्जा का,
तो मैंने जनाजे में अटेंड करने के लिए कहा, तो मुझे उन्होंने नहीं बुलाया वहां पे। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए भी शॉकिंग थी, वो ये थी, उन्होंने कहा कि ये जो नाहिद सिकंदर मिर्जा थी, ये तो मुसलमान ही नहीं थी, ये तो बिहाई थी, और जो बिहाई होते हैं वो नॉन मुस्लिम या किसी और को तो बुलाते नहीं अपने जनाजे के अंदर, और बिहाइयों का जो हेड ऑफिस है वो तो इजराइल के अंदर है, तो वो तो किसी नॉन मुस्लिम को या नॉन बिहाई को तो अपने वो जनाजे में नहीं इनवाइट करते, तो इस वजह से उन्होंने आपको नहीं बुलाया वहां पे। अब ये मेरे लिए एक नई खबर, उन्होंने राजू जमील साहब माशाल्लाह हयात हैं कराची में, वो जमीलुद्दीन आली साहब जो अयूब खान, उन्होंने वो मेरे ख्याल से सोनी धरती अल्लाह रखे जिन्होंने लिखा है पाकिस्तान का, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के वो बहुत बड़े वो हैं। अब ये मेरे लिए एक नई खबर थी, मैंने कहा ये भी मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनको कुछ पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो छोटे छोटे अल्लाह दिता चोर और फलाने चोर के पीछे वो भागते रहे हैं, और ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करते रहे हैं। अब मतलब जब हम ये एमएम अहमद का जैसे मैंने जिक्र किया, ये न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के अंदर उसने जो पाकिस्तान की जो ऑफर थी डिगाल की, उसको उसने टॉपल कर दिया। अब उसकी वजह मैं आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा कि उसकी क्या। अच्छा, मैं शायद भाई जरा इजाजत चाहूंगा, एक मेरा ख्याल है प्रोग्राम जरा लेंथी ना हो जाए, लेकिन चूंकि इस यहीं से हमने अगला जो है ना, या कोई और अभी बात करना चाहें तो आप मुख्तरन कर लें, वरना हम यहीं से हम चाहूंगा कि नई इसी से चीज आगे जोड़ी जाए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो सही हिस्ट्री है, चाहे उसमें गद्दार हो चाहे वो कोई भी हो, गद्दार जो होता है ना उसका कोई मजहब दीन कोई नहीं होता है, और जो स्टेट होती है उसका भी कोई दीन मजहब नहीं होता। मुसलमानों ने अभी तक जितनी हुकूमतें की हैं वो मेरिट की बुनियाद पे की हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छे, अकबर आजम के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो मान सिंह था, उसका जो चीफ ऑफ ट्रेजरी था वजीर खजाना राजा टोडरमल, वो भी एक हिंदू था। तो उसके 9 रत्न में से 7 जो थे वो 6-7 हिंदू थे। तो जो टैलेंट होता है वो स्टेट को चलाता है। अब ये जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम है कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का, ये वही है जिसको मुसलमान पहले फॉलो करते रहे। तो हमारे लिए आपका मजहब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या काम किया, आप शिया सुन्नी है, आप जो भी हैं उससे इरेलीवेंट, आपने स्टेट के साथ क्या सलूक किया। मीर जाफर ने जो गद्दारी की उसकी 250 साल तक मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। इसी तरह जो एमएम अहमद ने और जफरुल्लाह खान ने जो कुछ किया उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस लगी और पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तो इस तरह की जो बड़े लेवल की गद्दारी होती है उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो। तो बंदा जो होता है हमें उसके पॉलिटिकल व्यूज से गर्ज है, उसके मजहबी अकायद से हमारा कोई लेना देना, वो जो मर्जी करे, किसी गाय भैंस बकरी घोड़े जिसकी मर्जी पूजा करे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट के साथ गद्दारी नहीं होती। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है जिसको कहते हैं कि जनरल्स हु टेक मर्सी ऑन द ट्रेटर्स डैमेज द स्टेट, के वो जर्नैल जो गद्दारों के साथ मर्सी करते हैं, उन पे रहम करते हैं, वो स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये पैगाम मैंने जनरल बाजवा साहब के लिए किया जो उन्होंने डॉन लीग्स में, और राहील शरीफ के लिए था जो उन्होंने डॉन लीग्स में शरीफों को दिया। आप जनरल राहील शरीफ का ये दिया था, जनरल बाजवा साहब से तो पहले का ये काम हो चुका था। बहरहाल जाहिद साहब, हम यहीं से सिलसिला तोड़ेंगे आइंदा प्रोग्राम के लिए, कोशिश करेंगे हम आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर कि हम हफ्ते में 2 दफा जरूर कम, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन हम जरूर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करेंगे। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, जो भी कमेंट्स दे रहे हैं, कमेंट्स आप देखें, आपके पढ़े जाते हैं, बकायदा जवाब दिया जाता है। बहरहाल अभी इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।